गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में हमने पिछली क्लास में बात किया था कोट लेविन का जो क्षेत्रीय विश्लेषण है। आज हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान में नैतिकता। इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना। नैतिकता की अवधारणा व स्पष्टीकरण, अर्थ एवं परिभाषा। क्रियात्मक शब्द नैतिक मुद्दे जैसे सूचित स्वीकृति, विश्वसनीयता, गोपनीयता और शारीरिक व मानसिक कष्ट। उसके बाद हम बात करेंगे क्रियात्मक शब्द में नैतिक मुद्दों की दृष्टि से की जाने वाली कौन सी सावधानियां हैं, सावधानियां हैं, वो किस तरीके से क्रियात्मक शब्द में नैतिकता को लेकर एथिक्स जो है उसको किस तरीके से वो होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्रियात्मक अनुसंधान में नैतिकता की प्रस्तावना। नैतिक मुद्दों का संबंध नीति शास्त्र से है। नैतिक मुद्दे जो होते हैं उसका संबंध एथिक्स से है। इसमें परम शुद्ध विज्ञान माना जाता है। इसमें मनुष्य के कर्तव्यों एवं अकर्तव्यों पर विचार किया जाता है। इसे चरित्र का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि यह उचित और अनुचित का भेद दिखलाता है। नीति शास्त्र नैतिक निष्कर्षों की सत्यता से संबंधित है। नैतिक निर्णयों में मनुष्य के सामने अनेक विकल्प होते हैं। इन विकल्पों में तर्क के द्वारा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए यह माना जाता है कि नैतिक निर्णयों पर पहुंचने के लिए तर्कशास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। वास्तव में तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र दोनों ही दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। सभी समूहों, पेशों और व्यक्तियों के व्यवहार की ऐसी क्रियात्मक, धार्मिक और नागरिक संहिता को अपनाना होता है जो सही उचित समझी जाती है। इसी दृष्टि से यह कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों अथवा संगठनों को ऐसे विकल्पों का चयन करना होता है जिनका सही नैतिक अथवा गलत अनैतिक रूप से मूल्यांकन किया जा सके। शोध की संपूर्ण प्रक्रिया में कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक सोपान चरण में नैतिकता या अनैतिकता मुद्दे सामने आते हैं। शोधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह केवल नैतिक मुद्दों को ही महत्व प्रदान करे तथा जहां तक संभव हो सके किसी भी अनैतिक निर्णय के कार्य से बचे। अब हम बात करते हैं कि नैतिकता की अवधारणा में स्पष्टीकरण, अर्थ एवं परिभाषा। तो मानव को क्रियात्मक प्राणी होने के नाते कुछ क्रियात्मक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। समाज की इन मर्यादाओं में सत्य, अहिंसा, परोपकार, विनम्रता एवं सच्चरित्र आदि अनेक गुण सम्मिलित होते हैं। इन गुणों को यदि हम सामूहिक रूप से एक नाम देना चाहें तो सब नैतिकता के अंतर्गत आ जाते हैं। नैतिकता एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें समाज की लगभग सभी मर्यादाओं का पालन हो जाता है। अतः क्रियात्मक व्यवस्था के लिए नैतिकता का सर्वाधिक महत्व है। नैतिकता ज्ञान की वह शाखा है जो नैतिक नियमों या संहिताओं से संबंधित होती है। यही नैतिक नियम व्यक्ति के व्यवहार अथवा किसी क्रिया जिसमें शोध भी सम्मिलित है का संचालन करते हैं। इसे हम मानव व्यवहार के नैतिक मूल्यों अथवा व्यवहार को संचालित करने वाले नियमों को दर्शन शास्त्रीय अध्ययन भी कह सकते हैं। प्रत्येक समाज में मनुष्य द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनकी प्रशंसा होती है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके करने पर वह समाज में घृणा का पात्र बन जाता है। हमारे क्रियात्मक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ आदर्श और कुछ निषेध होते हैं जिनका निर्धारण व्यक्ति और समाज के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, असहायों की सहायता करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, आदि आदि आदि। इन आदर्शों और निषेधों का मूल उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र और आचरण का इस प्रकार निर्माण करना है जिससे कि समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना उचित ढंग से हो सके। नैतिकता मानव जीवन का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैतिकता, नैतिक आदर्श या नैतिक संहिता का अनुमोदन किसी बाह्य शक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, वरन इसके पीछे समाज की शक्ति का हाथ रहता है जो समाज में कृत्यों का दमन करती है। सामान्यतः वे नियम ही नैतिक आदर्श कहलाते हैं जो हमारे चरित्र व आचरणों से संबंधित होते हैं, जिनके पीछे व्यक्तियों के अंतःकरण व क्रियात्मक शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात इनके साथ समाज का अनुमोदन जुड़ा होता है। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नी धातु से हुई है जिसका तात्पर्य मार्गदर्शन करना होता है।
समाज की मान्यताओं के अनुकूल कार्य करना नैतिक माना जाता है, जबकि उसके विपरीत कार्य करना अनैतिक माना जाता है। ऐसा ही माना जाता है कि नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉरल शब्द से हुई, जिसका अर्थ तौर तरीका या चाल चलन, चरित्र अथवा उचित व्यवहार है। नैतिक आदर्शों और कर्तव्यों के रूप में नैतिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। मैकगाइवर और पेज मानते हैं कि नैतिकता नैतिक आदर्श नियमों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण उचित और अनुचित का बोध कराता है, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका जो ज्ञान कराने वाले जो मूल्य होते हैं वो नैतिकता का आधार है, नैतिकता का अंतःकरण। इन विद्वानों के मतानुसार धर्म और नैतिकता घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा इन दोनों में केवल निर्देशों की सत्ता एवं अनुमोदन के आधार पर ही भेद किया जा सकता है। धर्म नैतिक शिक्षा का उपदेश देता है और धर्म द्वारा अनुमोदित नियम नैतिक संहिता कहे जाते हैं। इसीलिए कोई संहिता धार्मिक एवं नैतिक दोनों रूपों में स्वीकृत हो सकती है। दूसरा, गिस्बर्ग के अनुसार नैतिक नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से संबंध है तथा जिनका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। उन्होंने जटिल मानवीय क्रियाओं में क्रियात्मक और नैतिक मुद्दों को परस्पर घनिष्ठ रूप में संबंधित माना है। गिस्बर्ग के अनुसार नीति शास्त्र ने समाज शास्त्र में पारस्परिक सहयोग को महत्व प्रदान करने की वकालत की है। डेविस ने लिखा है कि नैतिक कर्तव्यों की वह आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का व्यवहार सन्निहित है। उचित अनुचित का निर्धारण सांस्कृतिक मूल्यों का आधार पर होता है। इसीलिए प्रत्येक समाज की मूल्य व्यवस्था नैतिकता, धर्म, प्रथाओं, परंपराओं, विश्वासों जैसे अन्य कोडों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। और उपयुक्त विचार नैतिकता द्वारा हमारे आचरण का मूल्यांकन होता है। जो आचरण नैतिक नियमों के अनुसार होते हैं उसे नैतिक आचरण कहा जाता है। जो नियमों के विरुद्ध होता है उसे अनैतिक आचरण कहा जाता है। और उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर नैतिकता की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती है। नंबर 1 है, पहला, नैतिक नियम संपूर्ण समुदाय द्वारा स्वीकृत होते हैं, अर्थात नैतिकता की प्रकृति सामुदायिक होती है। दूसरा, सामान्य रूप से नैतिकता में तर्कों की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा, अर्थात नैतिकता का तार्किकता से गहरा संबंध होता है। तीसरा, नैतिकता का संबंध स्वयं समाज से होता है, जिसे समाज अनुचित मानता है वह अनैतिक भी माना जाता है। चौथा, नैतिकता एक परिवर्तनशील संकल्पना है क्योंकि समय एवं स्थान के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। पांचवा, नैतिकता का पालन व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। छठा, नैतिकता का संबंध व्यक्तियों के चरित्र से होता है। सातवां, नैतिकता का संबंध समाज में पाए जाने वाले मान्य क्रियात्मक मूल्यों से भी होता है, इसलिए यह माना जाता है कि नैतिकता के पीछे समाज की शक्ति निहित होती है। आठवां, नैतिकता मुख्य रूप से सत्यता, ईमानदारी और पवित्रता की भावना जैसे मूल्यों पर आधारित होती है। तो ये कुछ कारण हैं जो नैतिकता के हमें एक्सपोज करते हैं। धर्म और नैतिकता में इतना घनिष्ठ संबंध है कि उसमें बहुधा अंतर करना ही कठिन हो जाता है। दो विद्वान हुए हैं, बेल्जियम और लेविस के अनुसार धर्म की सहायता के अभाव में नैतिक आदर्श न तो पूर्ण हो सकते और न ही सफल हो सकते हैं। उनके अनुसार नैतिक आदर्श जब तक अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि उन्हें धर्म की विशेष अभिसमितियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे से परस्पर निकट प्रतीत होते हैं, परंतु अनेक अवसरों पर धर्म और नैतिकता में परस्पर संघर्ष भी होता है, आज भी हो रहा है। धर्म का स्वरूप रूढ़िवादी है जबकि नैतिकता की प्रकृति प्रगतिशील होती है। जिस समाज में परिवर्तन आता है तो नैतिकता में भी परिवर्तन आने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म और नैतिकता में संघर्ष छिड़ जाता है। वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप धर्म की अपेक्षा नैतिकता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अन्य शब्दों में नैतिकता धर्म को पीछे धकेलती जा रही है। शोषण और दुख के विषय में धर्म का विचार है कि यह ईश्वरीय देन है, परंतु नैतिकता के अनुसार किसी का शोषण करना और उसे दुख पहुंचाना अनुचित है। हमारे देश में धर्म और नैतिकता के संबंध में संघर्ष के अनेक उदाहरण मिलते हैं।
विवाह विच्छेद, संतति निरोध, विधवा पुनर्विवाह आदि के विरुद्ध धर्म ने अनेक बाधाएं खड़ी हुई की है। एक समय था जबकि स्त्रियों का सती होना हिंदू धर्म के अनुसार अनिवार्य था, परंतु नैतिकता की दृष्टि से यह गलत था। इस कारण ही इसे अनेक समाज सुधारकों ने इस धार्मिक कृत्य के विरुद्ध आवाज उठाई। उसी प्रकार अस्पृश्यता को भी धर्म उचित मानता रहा और उसके बनाए रखने पर बल देता आया, परंतु वर्तमान नैतिक दृष्टिकोण से पूर्णतः अनुचित ठहरा चुका है। अब संक्षेप में बात करनी हो तो धर्म और नैतिकता के मध्य संघर्ष का मूल कारण धर्म का अंधविश्वासी और रूढ़ियुक्त होना है। इसके विपरीत नैतिकता तर्क और विवेक से युक्त है। यह सत्य है कि शिक्षा और सभ्यता के प्रसार के साथ धर्म न केवल स्वरूप को पर्याप्त सुधारने का प्रयास किया है, परंतु अभी भी यह पूर्णतया विवेक पर आधारित नहीं हो पाया है। अब क्रियात्मक शब्द नैतिक मुद्दे सूचित स्वीकृति, विश्वसनीयता, गोपनीयता, शारीरिक और मानसिक कष्ट। तो क्रियात्मक शब्द नैतिक मुद्दों का संबंध शोधकर्ता ने नैतिक कर्तव्यों से है। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि इन मुद्दों का संबंध इस प्रश्न से है कि क्रियात्मक शोध करते समय शोधकर्ता के लिए क्या उचित है अथवा ऐसी कौन सी बात जिनसे उसे बचने की आवश्यकता है। उसे इस बात का ध्यान रखना है कि उसने जिन सूचनाओं दाताओं पर शोध किया है उनके प्रति उसके कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्यों की अनदेखा नहीं किया जा सकता। चूंकि शोध का संबंध व्यक्तियों से है, अतः उसमें कुछ नैतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य है ताकि अध्ययन हेतु चयनित व्यक्ति और सूचनादाताओं का कोई नुकसान न हो सके। चिकित्सा विज्ञान संबंधी शोध में यह नुकसान अत्यंत गंभीर परिणामों वाला हो सकता है, क्योंकि यह किसी सूचनादाता या रोगी की मृत्यु तक में प्रतिफलित हो सकता है। इसीलिए सभी देशों में चिकित्सा विज्ञान के व्यावसायिक संगठन चिकित्सकों के व्यवहार हेतु नैतिक नियम निर्धारित करते हैं। चिकित्सक को इन नियमों का पालन न करने पर इस संगठन द्वारा उसकी व्यावसायिक सेवा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका जैसे देशों की चिकित्सा विज्ञान के समानांतर समाजशास्त्र जैसे विषय में भी अमेरिकी समाजशास्त्री संघ द्वारा क्रियात्मक शोध हेतु आचार संहिता निर्धारित की गई है। इस आचार संहिता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नैतिक दिशा निर्देश शोध की गोपनीयता और विश्वसनीयता से संबंधित है। शोधकर्ता को अपने सूचनादाताओं के संदर्भ में इसे बनाए रखना आवश्यक है। क्षेत्राधारित सर्वेक्षणों में सूचनादाताओं के बारे में गुमनामी इसी संदर्भ में रखी जाती है। अब शोधकर्ता द्वारा गोपनीयता और विश्वसनीयता कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके लिए मारियो नामक शोधकर्ता का उदाहरण लिया जा सकता है। ब्राहुजा सहभागी अवलोकन द्वारा एक रेस्तरां वेटर के रूप में न्यूयॉर्क के नव उपद्वीप में अपना शोध कर रहा था। दुर्भाग्यवश उस रेस्तरां में आग लग गई। पुलिस को आगजनी की उत्पाद शक हुआ और उसने 2 गवाहों के कानूनी बचाव हेतु ब्राजुआ के उसके फील्ड नोट्स की मांग की। जब उसने उन्हें देने से मना कर दिया तो पुलिस ने उसे जेल में भेज देने तक की धमकी दी। ब्राजुआ ने तब भी इनकार कर दिया और अंततः 2 वर्ष बाद शिकायतकर्ता की मृत्यु पर यह मामला अदालत द्वारा बंद कर दिया गया। एक अन्य उदाहरण में रिक स्कार्स नामक ग्रेजुएट छात्र जो कि कट्टरपंथी पर्यावरण विधों का अध्ययन कर रहा था ने विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में कट्टरपंथियों द्वारा तोड़फोड़ के पश्चात न्यायालय में इनके बारे में संकलित तथ्यों से संबंधित फील्ड नोट्स देने से इनकार कर दिया। स्कार्स ने इसके लिए न्यायालय की अवमानना को दोष में 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि इस शोध को नैतिकता की दृष्टि से न्यायोचित मानना सदैव इतना सरल नहीं है। इसीलिए अमेरिका जैसे देशों में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐसी समितियों का निर्माण किया गया है जो शोध प्रदर्शनों एवं प्रस्तावों का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करते हैं कि संघीय दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के बाद ही रचना और प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। खेद का विषय यह है कि भारत जैसे देश में शोध में नैतिकता बनाए रखने संबंधी न तो राष्ट्रीय स्तर और न ही स्थानीय स्तर पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए भारतीय विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध की गुणवत्ता पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं। एक प्रतिवेदन में लिखा गया है कि समय शोधकर्ता ने जिन दायित्वों का उल्लेख किया है, शोधकर्ता को प्रतिवेदन तैयार करते समय अपने नैतिक उत्तरदायित्वों का ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें 2 प्रमुख बातें हैं। एक तो है सूचनादाता और सहयोग का संरक्षण और दूसरा वास्तविक एवं पूर्ण सूचना होना। अब
क्रियात्मक शोध में मुख्य प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? विश्वसनीयता, गोपनीयता, सूचित और शारीरिक मानसिक कष्ट। तो सूचित स्वीकृति इन्फॉर्म्ड एक्सेप्टेंस शोधकर्ता का सर्वप्रथम ये निर्धारित कर्तव्य है कि वह सूचनादाताओं को शोध से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। उसे सूचनादाताओं को सूचित करना होता है कि इस शोध की क्या उद्देश्य है, उत्तरदाताओं को क्या लाभ हो सकता है तथा सूचना देने में उन्हें किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश विद्वान इस सूचित स्वीकृति को नैतिक मुद्दा मानते हैं। यदि सामग्री आठों का संतुलन प्रश्नावली से किया जा रहा है तो स्वागामी पत्र में इन सब का उल्लेख होना अत्यंत अनिवार्य है। यदि सूचनादाताओं के मन में शोध के बारे में किसी प्रकार का संदेह होगा तो वह निश्चित रूप से सूचना देने में आनाकानी करेगा तथा भ्रमित करने वाली सूचना देगा। नंबर 2, विश्वसनीयता, रियलिटी। शोधकर्ता का नैतिक कर्तव्य है कि किसी भी सूचनादाता द्वारा दी गई व्यक्तिगत सूचना को उसके नाम से सार्वजनिक न करे। शोधकर्ताओं को इस विश्वसनीयता के बारे में अति सचेत रहना चाहिए। सूचनादाताओं को पूरी तरह से यह विश्वस्त कर दिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई सूचना केवल शोध कार्य हेतु ही प्रयोग में लाई जाएगी तथा इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए सूचनादाता के नाम से प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। थर्ड, गोपनीयता, प्राइवेसी। अब क्रियात्मक शोध में एक प्रमुख नैतिक मुद्दा गोपनीयता से संबंधित है। वास्तव में यह मुद्दा विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। सूचनादाता द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय रखना शोधकर्ता का नैतिक कर्तव्य है। इन्हें सार्वजनिक करने में सूचनादाताओं का नुकसान हो सकता है। उदाहरण, यदि कोई शोधकर्ता विद्यालय के विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की प्रति रुचि का अध्ययन कर रहा है तो छात्रों के साक्षात्कार संबंधी सूचनाओं को उद्घाटित करना अनैतिकता माना जाएगा। अतः गोपनीयता का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 4, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट। अब शोधकर्ता को सूचनाओं को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देने से बचना चाहिए। यह उसका नैतिक कर्तव्य है। उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों से सूचना को किसी प्रकार का मानसिक कष्ट न हो। इसीलिए यह कहा जाता है कि साक्षात्कार के समय अथवा साक्षात्कार अनुसूची में सम्मिलित प्रश्नों को पूछते समय शोधकर्ता को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उसका यह निरंतर प्रयास होना चाहिए कि सूचनादाताओं के किसी प्रकार की हीन भावना विकसित न हो। यह शोधकर्ता का नैतिक कर्तव्य है कि वह सूचनादाताओं से स्वयं संपर्क करे। कई बार ऐसा भी होता है कि अनेक बार जाने पर सूचनादाता गंतव्य स्थान पर नहीं मिलता। शोधकर्ता को सदैव यह सोचना चाहिए कि सूचनादाता उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी नहीं है, अतः उनसे समय लेकर उनसे मिलने से किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। नंबर 1, प्रायोजित शोध। नैतिक मुद्दे में पहला है प्रायोजित शोध। यदि क्रियात्मक शोध किसी विद्यालय में पूर्व नियोजित हो तो शोध कार्य स्तर से किसी तत्व को उसका बोध नहीं होना चाहिए। इस शोध के परिणाम प्रभावित किए जा सकते हैं। अतः यह जहां तक संभव हो तो सूचनादाताओं को शोध के प्रयोजनों का पता नहीं चलना चाहिए। नंबर 2, वैज्ञानिक कदाचार पर या धोखा। शोधकर्ता को यह नैतिक कर्तव्य है कि वह संकलित सामग्री को किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न करे, न तो उसे इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही करनी चाहिए और न ही पक्षपातपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे बचने हेतु अध्ययन के निष्कर्षों की जांच हेतु शोध की उदाहरण से बचने के लिए सहयोगियों की राय लिया जाना अनिवार्य है। वैज्ञानिक कदाचार और धोखा एक ऐसी अनैतिकता है जिससे शोधकर्ताओं को सदैव बचना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो अन्य लोगों द्वारा किए गए शोधों के आधार पर कदाचार एवं धोखे से संबंधित वास्तविकता सामने आ सकती है। इस तरह शोध के उद्देश्य हेतु उपचार को स्थगित करना। शोध के निष्कर्षों को किसी भी उपचार हेतु प्रयोग में लाने से पहले इस बारे में आश्वस्त होना चाहिए कि निष्कर्ष विश्वसनीय है। यदि निष्कर्ष के बारे में थोड़ा बहुत भी संदेह है तो उन्हें उपचार हेतु स्थगित रखा जाना चाहिए। चिकित्सा संबंधी विज्ञान में होने वाले शोध में थोड़ा सा भी संदेह होने पर शोध के उद्देश्यों हेतु उपचार को स्थगित रखना एक परम नैतिक कर्तव्य माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान में कोई भी विश्वसनीय कार्य रोगियों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब लास्ट में बात करेंगे क्रियात्मक शोध में नैतिक मुद्दों की दृष्टि से रखी जाने वाली कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। इन सावधानियां पहली सावधानियां क्रियात्मक शोध में नैतिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रत्येक शोध में निम्नलिखित सावधानी रखी जानी आवश्यक मानी जाती है। नंबर 1, ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है।
अब वैज्ञानिक शोध में ईमानदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सामग्री, परिणामों और पद्धतियों, कार्य प्रणालियों और प्रकाशन स्थिति का ईमानदारी से उल्लेख किया जाना चाहिए। सामग्री का जाली एवं असत्य निर्माण नहीं करना चाहिए, न ही इसे मिथ्या अर्थ के में प्रस्तुत करना चाहिए। अपने सहयोगियों, शोध प्रायोजकों एवं सूचनाओं को धोखा देने से बचना चाहिए। नंबर 2, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। शोध में सामग्री के विश्लेषण, व्याख्या, निर्वचन, मूल्यांकन, व्यक्तिगत निर्णयों संबंधी पक्षपात से बचना चाहिए, आत्म प्रताड़ना से बचना चाहिए अथवा उसे कम से कम रखने का प्रयास करना चाहिए। शोध को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत एवं वित्तीय हितों की स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए। ऐसा करने से शोध में वस्तुनिष्ठता आती है। नंबर 3, अखंडता। अब शोध से संबंधित किए गए अपने वादों एवं अनुबंधों का पालन करना चाहिए। ईमानदारी के साथ शोध कार्य करना चाहिए तथा विचारों एवं कार्यों की स्थिरता हेतु सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। इससे शोध की अखंडता सुनिश्चित होती है। नंबर 4, सतर्कता। शोध में की जाने वाली लापरवाह, त्रुटियों और सावधानियों से बचना चाहिए। अपने एवं अपने सहयोगियों के कार्यों का समीक्षात्मक परीक्षण करना चाहिए। संपूर्ण शोध प्रक्रिया का ठीक से प्रकार से रिकॉर्ड रखना चाहिए, अर्थात सामग्री, संकलन, शोध प्रदर्शना तथा एजेंसियों या जर्नलों से पत्राचार सुरक्षित रखना चाहिए। इससे शोध में सतर्कता बनी रहती है। खुलापन। सामग्री, परिणामों, विचारों, यंत्रों, प्रवृत्तियों, संसाधनों को अन्य लोगों के साथ साझा करके शोध में खुलापन बनाए रखना चाहिए। साथ ही शोधकर्ता को अपनी आलोचना और नवीन विचारों से हेतु तैयार रखना चाहिए। अगला है नंबर 6, बौद्ध संपदा का सम्मान। शोधकर्ता को लाइसेंस, पेटेंट एवं सर्वाधिकार, कॉपीराइट का आदर करना चाहिए। बिना अनुमति के अप्रकाशित सामग्री, पद्धतियां अथवा परिणामों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्य विद्वानों की शोध में प्रयुक्त सामग्री को सदैव आदर सहित अभिस्वीकृति दी जानी चाहिए। सामग्री को दूसरों की जरूरतों से चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, गोपनीयता। शोधकर्ता को प्रकाशित कराने अथवा ग्रांट प्राप्ति हेतु भेजे गए शोध पत्रों, व्यक्तिगत रिकॉर्ड, व्यापार एवं सैन्य, राज्य तथा सूचनादाताओं के रिकॉर्डों की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। नंबर 8, उत्तरदायी। शोध का प्रकाशन केवल अपने स्वयं के करियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु भी किया जाना चाहिए। शोध को व्यर्थ तथा किसी रूप में बार बार एक ही बात कहने हेतु प्रकाशित करने से बचना चाहिए। अन्य शब्दों में उत्तरदायी प्रकाशन को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नंबर 9, अनुभवी परामर्शदाता। शोध का प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों एवं विशेषज्ञों को छात्रों की शोध की बारीकियों समझाते समय अनुभवी परामर्शदाता के रूप में कार्य करना चाहिए। उनकी भलाई का ध्यान रखना तथा उन्हें सही निर्णय लेने का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। साथ ही अपने छात्रों एवं सहयोगियों के प्रति गैर भेदभाव की भावना होनी चाहिए। नंबर 10, क्रियात्मक गोपनीयता, उत्तरदायित्व। शोध द्वारा क्रियात्मक अच्छाई का प्रचार एवं क्रियात्मक बुराई को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शोधकर्ता में अपने विषय तथा समाज के मानकों के प्रति क्रियात्मक उत्तरदायित्व होना आवश्यक है। अगला, ग्रेट ब्रिटेन में आर्थिक एवं क्रियात्मक शोध परिषद ने 2015 में शोध नैतिकता के लिए फ्रेमवर्क प्रकाशित किया। यह परिषद शोध हेतु एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण संस्थान है। इस फ्रेमवर्क में निम्नलिखित 6 दिशा निर्देशों को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, शोध का आयोजन, मूल्यांकन और प्रारंभ अखंडता, गुणवत्ता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु होना चाहिए। नंबर 2, शोध में सम्मिलित कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों को सामान्यतः शोध के उद्देश्यों, पद्धतियों और उसके संभावित प्रयोगों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसमें प्रतिभागिता के खतरों के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। नंबर 3, शोध प्रतिभागियों द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीयता एवं प्रतिभागियों की गुमनामी, नाम गुप्त रखना को सुनिश्चित रखा जाना चाहिए। नंबर 4, शोध प्रतिभागियों को शोध के बिना किसी दबाव एवं लालच की स्वेच्छा से भाग लेना चाहिए। नंबर 5, सदैव शोध प्रतिभागियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए तथा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें किसी भी रूप में नुकसान न हो। नंबर 6, शोध की स्वायत्तता सुस्पष्ट होनी चाहिए तथा यदि हितों में किसी प्रकार के टकराव हो तो यह स्पष्ट होना चाहिए। इस परिषद के अनुसार शोध में नैतिकता बनाए रखना शोधकर्ता तथा उसके संस्थान का उत्तरदायित्व है कि शोध संस्थान संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। दिशा निर्देशों का पालन होने की स्थिति में ही शोध रचना तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना चाहिए।
भारत में अनेक कृषि विश्वविद्यालयों ने शोध की गुणवत्ता एवं नैतिकता को बनाए रखने को शोध समितियों का गठन किया है। इन समितियों के माध्यम से ही सभी शोध पत्र अंतिम रूप से अनुमोदित होते हैं। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि कृषि विश्वविद्यालयों का गठन अमेरिकी पद्धति पर आधारित है तथा इनमें शिक्षण के साथ साथ विस्तार एवं शोध को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी विश्वविद्यालयों को शोध की गुणवत्ता एवं नैतिकता हेतु शोध समितियों का गठन करना चाहिए। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान का शोध में नैतिकता का मूल तत्व है, मूलाधार है। आगे हम अगली क्लास में और अगले चैप्टर के साथ आएंगे। विद्यार्थियों, आज क्लास में विज्ञान पढ़ेंगे। आपने हमारा क्लास देखी, यूट्यूब चैनल देखा, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।